हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 42 जिसका टॉपिक है बच्चों न्यायपालिका, जिसकी डेट है स्टूडेंट्स 10 अक्टूबर 2020 और कक्षा है आपकी 9th। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन भी मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में आपको मिल जाएगा, जिसको भी वो रिक्वायरमेंट है वो आप सुन सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा न्यायपालिका। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में कौन कौन से न्यायालय आते हैं बच्चों? एक तो आता है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा आता है राज्यों में उच्च न्यायालय, तीसरा आता है जिला न्यायालय, चौथा आता है स्थानीय स्तर के न्यायालय। ये सारे के सारे न्यायपालिका में सम्मिलित है। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब है देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी अदालतें हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है उनको मानना होता है। और उसके विवाद क्या क्या हो सकते हैं भारत के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय में जो विवाद होते हैं उस पर सुनवाई कर सकता है। कौन कौन से? पहला है देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, नागरिकों के आपस में बीच में विवाद या नागरिक और सरकार के बीच में विवाद, तो उस तरह के विवाद ये सुनवाई करता है। दूसरा है दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। आप देखते हो जैसे कि राज्य जो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, अलग अलग राज्य है, ठीक है, तो उनमें विवाद अगर होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर आता है। तीसरा है बच्चों केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, जैसे कि सेंटर में जो है मोदी जी है, राज्य किसी भी राज्य का हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश के है हमारे योगीनाथ जी, इसी तरह से हरियाणा में है मनोहर लाल खट्टर जी। तो इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का विवाद, दिल्ली में है हमारे केजरीवाल जी। तो बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का विवाद अगर होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के बीच में आता है, अंडर आता है। चौथा है यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के सर्वोच्च संस्था है। पांचवा है यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ भी सुनवाई हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद पढ़ते हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब है यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रपति है देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति जी है हमारे, वो नियुक्ति जो होती है, मतलब जो बैठे होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उस पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया तो उसको हटाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए इस तरह से वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद 2/3 बहुमत से अगर कोई अनसेटिस्फाइड प्रस्ताव पारित करता है उसके खिलाफ, तो ही वो चांसेस है। नेक्स्ट है न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव
नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों। उसके बाद है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो भारतीय न्यायपालिका नागरिक है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है बच्चों। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोगों न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहा जाता है? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? ऊपर हमने पहली लाइन में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, एक देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है और इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है, जिला न्यायालय आता है और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल है। ठीक है बच्चों। दूसरा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो ऊपर देखा था सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाही क्या क्या हो सकती है। देश के नागरिकों के बीच विवाद या नागरिक और सरकार के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद। चौथा है, यह आपराधिक और दीवानी मामलों में के लिए सर्वोच्च निकाय है, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, विवाद जो वो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? तो ऊपर हमने देखा था स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे काम करती है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और एक बार अगर किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्त कर दिया जाता है तो उनको हटाना उस पद से तो वो असंभव के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। ये हमने ऊपर पढ़ा था। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वर्कशीट का, आपके विचारों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो देखते हैं, चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनहित और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। तो नागरिकों के जितने भी मौलिक अधिकार की रक्षा है या जनहित है या किसी भी तरह की अगर कोई चीज मौलिक अधिकार के अधीन है, उसके खिलाफ है, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही जरूरी है, मतलब आवश्यक है। तो होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो जरूर से जरूर लाइक करिए बच्चों। अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलता रहे। और फाइनली बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को कम्प्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।